हेलो दोस्तों, मैं आकाश दा स्वागत करता हूँ आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश इंटरव्यू में। पहली बार अभी फिजिकल इंटरव्यू होने जा रहे लॉकडाउन के अंदर, लेकिन बहुत कमाल का कंटेंट आप सभी को मिलेगा। आज हमारे साथ हैं सिद्धार्थ पाठी, जो कि मेरे स्कूल फ्रेंड रह चुके हैं और इसी के साथ अभी दोनों इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग कॉलेज से। तो गेम डेवलपमेंट के फील्ड में ये कैसे एंटर किए और अपना सारा जर्नी डिफिकल्टीज और सक्सेस के साथ वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो बने रहिए एंड तक। सो हेलो सिद्धार्थ, स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक्स अ लॉट आकाश फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लगा लॉकडाउन में थोड़ा बाहर निकल कर खुद दोस्त के घर आने में अच्छा लगता है। तो बहुत टाइम बाद निकला हूँ, पर आज एक अच्छा दिन गया। ओके, सो मुझे आपके बारे में थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को। सो हम जैसे कि हम बचपन से ही पढ़ते हैं, मतलब 1 क्लास से 12 तक साथ में ही पढ़े, बस अब कॉलेज थोड़ा डिफरेंट है। सो अभी बीटेक कर रहा हूँ, थर्ड ईयर CSE कंप्यूटर साइंस में थर्ड ईयर में हूँ। तो GIT यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ सी कंप्यूटर साइंस में। और एज एन इंटरेस्ट एंड हॉबी मैं गेम डेवलपमेंट फील्ड में हूँ, मतलब सीख रहा हूँ, लर्निंग फेज़ में ही हूँ अभी। तो वही सीख रहा हूँ, चल रहा है बस, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ वही चल रहा है। ओके, तो गेम डेवलपमेंट की फील्ड के बारे में हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हाँ हैं कि गेम डेवलपमेंट फील्ड में गेम बनाते हैं। तो बचपन में हमको गेम खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, हाँ। लेकिन गेम खेलना और गेम बनाना, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब कब लगा कि चलो मैं भी गेम बना सकता हूँ? तो बचपन में सबसे अच्छा लगता था हमें वो जो मतलब छोटा सा कीबोर्ड आता था, मतलब प्ले स्टेशन जिसे कहते हैं हम, तब तो छोटे मोटे कंट्रोलर से खेला करते थे। वो छोटा सा कैसेट टाइप होता था, उसे लगा खेलते थे, कॉन्ट्रा मैरियो वो सब खेलते थे। वहाँ से इवॉल्व होके आया है, मतलब आज तो PS5 आने लगा है। सो तब हम बस खेलते थे, मज़ा आता था, दोस्तों के साथ मिलके खेला करते थे। तो धीरे धीरे जब बढ़ते गए तब एक बार की क्यूरियोसिटी आता है कि दिमाग में कि मतलब क्यों होता है, कैसे होता है, कौन करता है ये सब, क्या वैसे लोग हैं अलग से या फिर खुद से ही कोई बनाता है। तो धीरे धीरे तब उतना एक्सपोजर तो नहीं था कि हम जान सके 6, 7, 8 में। आजकल तो सिस्टम चेंज हो चुका है एजुकेशन का, तब तो उतना पता नहीं था कि हाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके कुछ होता है, कि कोई डिज़ाइन भी करते हैं, कुछ पेंटिंग। हमें तब क्या पता था कि आर्ट एंड पेंट जो होता है बस हाथ में ही किया जाता है, पर तब पता नहीं था डिजिटली भी होता है। तो उस टाइप से धीरे धीरे पता चला कि हाँ अच्छा चलो ऐसा भी चीज़ होता है। फिर 11th 12th में जब आए तो हम प्रोग्रामिंग से इंट्रोड्यूस हुए, C#, C++, जावा वगैरह सब सिखाने लगे। तो फिर जब वैसे ही मतलब रिसर्च करते करते पता चला कि अच्छा सॉफ्टवेयर भी है गेम बनाने के लिए। तो फिर लगता था कि अच्छा फिर नहीं, वो सॉफ्टवेयर तो कंपनीज यूज़ करते होंगे, मतलब कुछ होगा उनका पेड होता होगा उतना का, सॉफ्टवेयर को वो पे करते होंगे और लेते होंगे उनसे करने के लिए। और प्रोग्रामिंग तो वैसे ही सीखते हैं, उसका भी कुछ अलग टाइप का इम्प्लीमेंटेशन होता होगा। पर जब अभी सेकेंड ईयर में जब आए तो कुछ सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस हुए कि अच्छा हाँ इसमें गेम बनते हैं, और एक सॉफ्टवेयर में जिसमें 3D डिज़ाइंस होते हैं, किसी में एनिमेशंस होते हैं। तो उसी तरह से पता चला। तो बचपन से ही मन था कि गेम डेवलप करना है, पर एक्सपोज़र नहीं था इस कारण, मतलब कुछ टाइम के लिए वो पॉज में ही था, मतलब कुछ उतना पता नहीं था। फिर अब जब सेकेंड ईयर में रिसर्च करके पता लगा तो तभी से स्टार्ट किया थोड़ा सा गेम डेवलपमेंट। तो सीख रहे हैं अभी भी। ओके, सो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर गेम डेवलपर, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते दौरान हम लोग गेम डेवलपमेंट के फील्ड के बारे में सीख रहे हैं, हाँ राइट? तो अभी मतलब मैं कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला था कि मैं गेम डेवलपर के साथ इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो आप लोग कुछ सवाल बताइए कि क्या मैं पूछूं। तो उसमें कुछ कुछ सवाल था। तो एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि हाँ लर्निंग फेज क्या रहा, यानी कि जब हम सीखना चालू करते हैं तो हमको लगता है कि कहाँ से करें, हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए। गेम तो हम देखते हैं कि चलो डे वन पे हम गेम बना देंगे, लेकिन ऐसा तो हाँ। पॉसिबल नहीं है। तो इसका फेजेस क्या होता है कि आपने किस जरिए से ये जर्नी को ट्रैवल किया, डे वन पे आपने क्या सोचा, कहाँ से सीखना चालू किया, तो ये स्टेप्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कि मतलब हर स्टूडेंट का हर एक कैपेबिलिटी होता है कि वो किस पेस से सीखे, वो कितना फास्ट सकता है, कितना धीरे सीख सकता है। कोई स्लो लर्नर होते हैं, कोई फास्ट लर्नर होते हैं। फ्रैंकली कहना चाहें तो मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ, ठीक है। पर सीखना कुछ चीज़ें फॉलो करना होता है। पहली बात कि पेशेंस रहना होगा, ठीक। फिर दूसरा बात है पेशेंस तो रखना होगा, पर हार्ड वर्किंग करना होगा उसके लिए। और हार्ड वर्किंग के साथ साथ आप प्रोकास्टिनेट नहीं कर सकते। आप किसी चीज़ को हाँ आज नहीं हुआ
तो बस एक ट्राई के बाद नहीं हम कल करेंगे कल, तो उसमें आप सीख नहीं सकते। मतलब लर्निंग गेम डेवलपमेंट ही नहीं, जो भी आप सीख रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आता है हम जब प्रोकास्टिनेट करने लगते हैं कि नहीं हम कल करेंगे, इसको कल करेंगे कल करेंगे, तो वो कल हमें हम जैसे बचपन में ही बोलते थे कि कल कभी नहीं आता, तब तो समझते भी नहीं थे, पर आजकल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ आता है कि हाँ कल कभी नहीं आता। तो वो बात है। फिर लर्निंग फेज़ में तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग भी उस फॉलो कर सकते हैं। मैं जब अभी फ़िलहाल कुछ शायद फरवरी नहीं 2019 के अक्टूबर या सितंबर में मैं गया था हैकाथॉन में। एक कॉलेज का हैकाथॉन था, उसमें जब गया था तो वहाँ पे एक होता है, आप सब ने सुना होगा, मतलब गेम डेवलपमेंट जिसमें करते हैं, यूनिटी सॉफ्टवेयर एक है। तो वहाँ के मतलब वो जो है उनका नाम मैं प्राउडली लेना चाहूँगा क्योंकि जो भी स्टार्ट हुआ है उन मतलब बहुत बड़ा हाथ है उनमें। तो अरित्रा मुखर्जी करके एक हैं, तो वो हैं इंडिया के यूनिटी ट्रेनर थे और एम्बेसडर भी थे। वो मतलब उनका मतलब उतना तो ठीक से पता नहीं, पर सिंगापुर से जो होता है, मतलब सिंगापुर में शायद उनका ब्रांच है यूनिटी का एक, या फिर है उनका कुछ हेडक्वार्टर, तो वहाँ से उनका मतलब ट्रेनर थे वहाँ। इंडिया के ही हैं वो, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, कोलकाता के ट्रेनर भी थे। अब वो अलग एक मतलब जेबू एनिमेशंस करके हैं, वहाँ के कंप्यूटर ग्राफिक्स जनरलिस्ट हैं। तो उनसे मैं मिला था, तो उन्होंने उनसे हम पूछे कि मतलब हम उतना तो पता नहीं था, बस पता था यूनिटी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल मतलब इम्प्लीमेंटेशन हमें मुझे आता था, पर किस टाइप से इम्प्लीमेंट होता था वो नहीं पता। तो उनसे हमने कुछ, शायद हमारा ग्रुप तो था, ग्रुप जो था उसमें हमको 5-10 मिनट बात किए उसमें। तो उन्होंने बोला कि नहीं बहुत कुछ है, आप सीख सकते हो, और सबसे कमाल की बात है यूनिटी ऐसा एक सॉफ्टवेयर है, आप तो उसे फ्री में आप एक बहुत बड़ा गेम बना सकते हो, दैट टू उन्हीं के वेबसाइट में, यूनिटी लर्न वेबसाइट में आप जाके फ्रीली हर कोई कोर्स कर सकते हो, मतलब उसमें जो भी अवेलेबल है फ्री है। दैट टू जब भी लॉकडाउन हो गया उनका मतलब हर मतलब वेबसाइट में होता है कि कुछ प्रीमियम कोर्सेज होते हैं, कुछ फ्री कोर्सेज होते हैं, बट उन्होंने एजुकेशन को दिमाग में रखते हुए हर प्रीमियम कोर्स उन्होंने फ्री कर दिया है। तो आप जो भी चाहे वहाँ से सीख सकते हैं। और आप चाहे तो अरित्रा मुखर्जी को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। वो इतना जेन्यून, हम्बल और मतलब डाउन टू अर्थ है कि आप उन्हें डीएम भी करोगे तो वो रिप्लाई ज़रूर देंगे, और ऐसा रिप्लाई देंगे कि आप मतलब एक ही बार में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर लर्निंग फेज़ के, मेरे लर्निंग फेज़ के हिसाब से मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया वो मैं मानता हूँ, बट हर चीज़ कोई चीज़ के लिए लेट कुछ नहीं होता, कोई भी टाइम में आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमें पता है KFC उन्होंने स्टार्ट किया था 65 एज में, तो वैसे कोई एज नहीं होता सीखने का। मैंने क्या फॉलो किया, मैंने कोर्सेज ट्राई किए पहले। प्रोग्रामिंग का तो बेसिक्स है ही, मतलब क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं और 11th-12th में भी सीखे थे, तो उस कंप्यूटर बेसिक्स तो है मतलब प्रोग्रामिंग का। धीरे धीरे मतलब कोर्सेज को इंट्रोड्यूस होते गए कि हाँ यूडेमी में भी कोर्स है, यूनिटी लर्न से ही बहुत कुछ सीखा है। तो जैसे जैसे आप एक एक चीज़ कर सीखते जाओगे तो वहाँ पे पता चलता है अच्छा इसमें ये भी है तो उसको भी सीखोगे, फिर उससे अच्छा इसमें ये भी यूज़ होता है तो उससे आगे जाओगे। तो एक एक करके आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि किसके बाद क्या सीखना चाहिए। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सीखना चाहते हैं। ओके। सो यहाँ पे मतलब आंसर करते टाइम मेरे दिमाग में 2-4 सवाल और आया, तो इसी से रिलेटेड मैं पूछ लेता हूँ। हाँ तो सबसे पहला ये था कि मैंने बहुत लेट से स्टार्ट किया, ये एक सेंटेंस है। हाँ तो यहाँ पे जो ऑडियंस है क्लास 9 से लेकर बीटेक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक हमारे पास ऑडियंस है। तो बीटेक सेकेंड ईयर में शुरू करना अगर लेट हो गया है तो डेफिनेटली उससे पहले शुरू करना मतलब थोड़ा सा अर्ली स्टेज होगा। तो जो स्कूल स्टूडेंट्स है जो कि गेम डेवलपमेंट के फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा कि कब शुरू करना चाहिए और कैसे स्कूल लेवल में शुरू करना चाहिए, तो कुछ उनके लिए टिप्स हो जाए। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मतलब हम जैसे कहते हैं कि हमारे एक आइडल हैं कि हम उनसे सीखते हैं, वो हम उनको फॉलो करते हैं, पर तो ज़्यादातर हम सोचते हैं कि हाँ अगर कोई हमसे छोटा है तो वो बहुत, मैंने ऐसे देखा है, मैं सबकी बात नहीं कह सकता पर बहुत ऐसे देखा है कि नहीं वो हमसे छोटा है उसे क्या ही पता होगा। पर मैंने ऐसे भी गेम डेवलपर्स देखे हैं जो 13 ईयर्स के एज में गेम्स बनाते हैं। तो मैं जब एक टाइम के लिए इंट्रोड्यूस हुआ उनसे तो मुझे लगा कि अरे यार हम तो 13 साल में पता ही नहीं क्या कर रहे थे, हम तो सिर्फ कंप्यूटर लेते थे तो सिर्फ आर्ट करते थे या फिर वर्ड्स में वो बस टाइप करते थे कुछ भी, इसका कोई वैल्यू नहीं। जबकि 13 ईयर्स में वो लोग गेम डेवलप करके पब्लिश भी कर चुके हैं वो लोग, मतलब प्ले स्टोर में खुद का एक गेम है। तो वैसा भी है। और जैसे कि लेट हो गया इसका मतलब मैं यहाँ पे बहुत बड़ा एडवाइस
हर एक स्टूडेंट को देना चाहूँगा कि हम जब 9th 10th 11th 12th में होते हैं तो एक मोमेंट पे एक ऐसा फेज़ आता है कि कोई हमसे कहने लगता है कि अरे यार क्या करोगे फिजिक्स केमिस्ट्री सीख के, बाद में तुम्हें तो कंप्यूटर साइंस ही करना है, कुछ तो उसका इस्तेमाल होने वाला नहीं है, बस बोर्ड्स के लिए पढ़ लो, फाइनल एग्ज़ाम में क्लियर कर लो, फिर जब तुम अच्छे मार्क्स ले आओगे तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो फिर ऐसे ही ऐसे वैसा कुछ नहीं है। जो फिज़िक्स हम 9th 10th 11th 12th में सीखे थे, जो भी आप लोग सीख रहे हैं, फ्री फॉल हो, ग्रेविटी हो, उसका भी बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन है गेम डेवलपमेंट। आप कहना चाहोगे अगर जो स्मूथ गेम डेवलपमेंट जो बनाते हैं, इंडस्ट्री लेवल का गेम डेवलप करते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ फिज़िक्स और मैथ्स के रिलेटेड होता है। तो हर एक चीज़ आप जो फिज़िक्स मैथ्स जो भी सीख रहे हो, ऐसा नहीं कि फ़िज़िक्स और मैथ्स, या आप केमिस्ट्री सीख रहे हो या फिर कुछ भी सीख रहे हो, तो उस चीज़ को अच्छे से सीखना, ताकि वो जो भी आप याद रखोगे या फिर आप अभी से नोट्स बना के रख लो। नोट्स तो हर कोई बनाते हैं पर उसे रखना ज़रूरी होता है। तो 9th से लेकर 12th तक जो भी आप फिज़िक्स मैथ्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली, या फिर हम स्पेसिफिकली कहा जाए तो मैथ्स फिज़िक्स बहुत यूज़ होता है। तो वही हम मैथ्स फिज़िक्स को पूरा अच्छे से हमें याद रखना होगा। वही सब बाद में आप जब इम्प्लीमेंट करोगे एज ए गेम डेवलपर, तब सोचना कि मतलब मैंने अभी रिसेंटली पता लगा कि अरे यार मैथ्स भी मतलब इस टाइप से यूज़ हो सकता है, फिज़िक्स भी इस टाइप से यूज़ हो सकता है। हम तो बस पढ़ते थे ऐसे ही, मतलब अच्छा बॉल एक फेंके तो इतना एंगल में गया, 45 में गया तो ज़्यादा दूर जाएगा, ऐसे हम सोचते थे। बट वैसा नहीं, हम उसे इस्तेमाल भी मतलब इम्प्लीमेंटेशन करने पर ही पता चलता है कि उसका रियल वैल्यू क्या है। तो फिज़िक्स और मैथ्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, जो भी 9th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो उससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और आपके लर्निंग स्टेज में भी बहुत बड़ा एक बूस्ट होगा उसमें। ओके, तो यहाँ पे जो आपने बताया कि फिजिक्स मैथ्स बहुत यूज होता है, हाँ तो सिद्धार्थ ने कुछ एप्स बनाया हुआ है जो गेम्स है, मोबाइल पे चलता है और पीसी में भी चलता है। तो एक दो गेम का बेसिक गेम जो शुरुआती है, एडवांस तो आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन जो बेसिक था, जो जंप करने वाला अभी देख रहे थे, हाँ। और उसी के साथ साथ एक अटैक करने वाला, तो उसमें कैसे डेवलप किया गया और क्या गलतियां रहा। तो अभी आपको गेम फ्लैश हो जाएगा स्क्रीन में थोड़ी देर में, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिए कि वहां पे कैसे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। पर्टिकुलर अगर फिजिक्स मैथ्स की बात करें तो कौन सा कॉन्सेप्ट आपको पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा गेम डेवलपमेंट के लिए। अभी अगर देखा जाए तो अभी जो गेम चल रहा है, मतलब अभी जो मैंने टेस्ट के लिए बस बनाया था, सीखने के लिए पर्पज़ के लिए, मैथ्स और फिज़िक्स के पर्पज़ से मुझे, क्योंकि जब मैंने धीरे धीरे सीखता गया तो मुझे पता चला कि नहीं यार, मतलब प्रोग्रामिंग में मैं अच्छा कर सकता हूँ, मतलब कुछ सीख लूँ, मैं टाइम तो लूँगा बट प्रोग्रामिंग के फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने मैथ्स और फिज़िक्स कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया। तो जैसे कि मतलब जंप करने में, मतलब जिस इस गेम में जैसे मतलब जंप कर रहा है, तो उसमें भी हमें लगता होगा कुछ तो होगा, मतलब कुछ एक हम अगर नॉर्मली सोचा जाए, मतलब 9th से सोचे तो फोर्स एक लगता होगा। तो एक फोर्स से उसको जब एक्सटर्नल फोर्स दिया गया तो वो जंप किया, तो मतलब उसके कंपेयर में ग्रेविटी फोर्स भी खींचता होगा। तो वो दोनों को आपको मतलब बैलेंस करना होगा। वो आप जब धीरे धीरे सीखते जाओगे मैथ्स और फिजिक्स कहीं से भी सीखोगे, मतलब एज ए गेम डेवलपर के साथ, मतलब गेम कॉन्सेप्ट के साथ सीखोगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और मतलब इतना, मतलब अभी के अगर आप याद रखोगे जो भी कॉन्सेप्ट है फिजिक्स और मैथ्स के, जब आप यूज़ करोगे इतना आसान लगेगा, मतलब वो चीज़ लगेगा जैसे अरे यार हम तो बस ऐसे ही नोट्स और कॉपीज़ में पढ़ते थे, अब इसको हम देख रहे हैं, तो बहुत आसान लगेगा उसको सीखने के लिए। तो जैसे कि मतलब इसमें जंप करता है तो उसमें एक फोर्स लगता है, वो फोर्स लग रहा है पर उसको एक, ये ऐसा जंप नहीं है कि बस एक ही जगह जंप कर रहा है, वो जंप करके आगे भी जा रहा है। तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, फोर्स लगाया, फोर्स के साथ वेलोसिटी भी दिया, वेलोसिटी के साथ आपको उस वेक्टर में डायरेक्शन भी देना होगा। उस डायरेक्शन मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा कि आप उतना कैलकुलेट करके जाओगे, और जितना ग्रेविटी भी आपको नीचे की तरफ खींच रहा है तो उसको कितना जल्दी आपको ले आना है, या फिर आपको उतना कितना फोर्स पहले ही लगाना होगा कि ग्रेविटी उतना जल्दी आपको ना खींचे। तो उस टाइप से हो रहा है। फिर जब लास्ट में जब जा रहा है ये, तो एक बूस्ट के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ पे पहले का दो फोर्स तो अलग ही था, पर जब लास्ट वाला जो फोर्स लग रहा है उसमें क्या हो रहा है, मतलब फोर्स तो लग रहा है बट जितना मैं उसमें क्या क्या जब टैप करके प्रेस करोगे तो वो बहुत आगे बढ़ेगा, मतलब जितना टाइम प्रेस करोगे तो उसका उतना बूस्ट होता जाएगा। तो ये सिंपल सा एक मैंने प्रोटोटाइप इसीलिए बनाया था क्योंकि मैं एक गेम है जेट पैक जॉयराइड करके, उसको मैं सीखना चाहता था, मतलब उसका बिहाइंड मैकेनिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, मैथ्स क्या है, मैं उसी को सीखना चाहता था। तो इसीलिए ये टेस्ट वाला ऐप बनाया।
और दूसरा जो गेम है मतलब ये आरपीजी गेम एक बना रहा था मैं सोचा था इसको स्टोरी मोड गेम एक बनाऊँ, बट मैंने बाद में सीखा कि पब्लिश करना है तो उस टाइप का गेम होना है, कंपनी टाइप गेम होना चाहिए, मतलब इंडस्ट्री पॉलिश्ड गेम होना चाहिए, उतना स्मूथ होना चाहिए। तो मैंने इसको अभी तो टेस्ट फेज़ में ही रखा है, जल्दी ही इसको मतलब आगे भी बढ़ाना है। सो इसमें भी हम देख सकते हैं कि कई कई बार इसमें क्या होता है ना, मतलब अब जब नॉर्मल गेम खेलते हैं, पबजी खेले थे जैसे अभी तो चल रहा था पबजी, तो उसमें हम शूट और मूव एक साथ कर रहे हैं, बट उसमें एनिमेशंस का भी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया था कि मतलब वो मूव कर रहे थे, वो स्लाइड नहीं कर रहा है, बल्कि वो एग्जैक्टली मतलब एक्यूरेटली वो मूव कर रहा है। ऐसा नहीं कि बस स्लाइड कर रहा है, बस फायर करते गया, उस टाइप का नहीं। तो उस टाइप से फिज़िक्स और मैथ्स उसमें यूज़ हुआ है कि वो मतलब फिज़िक्स और मैथ्स उसको उतना रियल टाइम बना देता है कि आपको लगेगा नहीं वो गेम है। तो उस हिसाब से डेवलप हो रहा है आजकल गेम, तो उसका इम्प्लीमेंट मतलब उसका उतना महत्व है गेम्स और मतलब गेम्स में फिज़िक्स और मैथ्स का। ओके, तो स्कूल लेवल से अगर हम शुरुआत कर देते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा हाँ कि सीख पाएंगे उसको। हाँ, वहाँ से आप नए अब आजकल तो सिस्टम बना है कि मतलब शायद हमने सुना है कि अभी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, मतलब पहले से ही। जब हम लास्ट मतलब 12th क्लास में ही थे तब से बच्चे 6th क्लास से जावा सीख रहे थे, जबकि हमने कुछ से नहीं सीखा था। तो उसी में टाइम जब हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं उसको अच्छे उतना एडवांस लेवल तक ले जाएं ताकि हम प्रोग्रामिंग का बेसिक्स क्लियर रखें। अब जब हम उसके बाद फिज़िक्स और मैथ्स का इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्रामिंग के साथ, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा सा मतलब स्मूथनेस पॉलिश टाइप आपको रिजल्ट मिलता है उसमें, तो उसका उतना अच्छा रहता है। तो आप जितना अर्ली स्टेज से स्टार्ट करें, ये ऐसा नहीं है कि अरे वाह गेम डेवलपमेंट इतना बड़ा फील्ड है, वैसा कुछ नहीं है। बस सुनने में बहुत बड़ा लगता है, सीखने में टाइम लगेगा, मुश्किलें आएंगी, ऐसा भी लगेगा यार मुझसे नहीं होने वाला, मैं आज इसे छोड़ रहा हूँ। वो अगर उस हडल्स को आपने पार कर लिया तो धीरे धीरे जब सीखते जाओगे, उसे 1 साल लगने दो, 2 साल लगने दो, 3 साल लगने दो। मुझे अभी 6 या 7 मंथ्स हो चुके हैं सीखते हुए। मैं आज भी उतना कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता कि हाँ मुझे इतना सब कुछ आता है, क्योंकि अ, उस उतना कॉन्फिडेंस मैं खुद में बिलीव करता हूँ कि मुझ में कॉन्फिडेंस है, बट अगर मुझे किसी को रिप्रेजेंट करना है उतना मतलब आपका लेवल उतना होना चाहिए कि अरे हाँ मैं छोटा सा गेम बनाया तो मुझे सब कुछ आता है, वो भी एक लेवल होता है। नहीं मैंने इतना बनाया बट मुझे इससे और ज़्यादा बनाना है, तो वो भी एक लेवल होता है। तो उस टाइप का आपका लेवल होना चाहिए, तो ताकि उस लेवल को आप टारगेट करके उतना तक सीख सको, ताकि उतने के अंदर आपको ना कि ऐसा ना लगे कि हाँ मुझे सब कुछ आ गया, मैं इतना तो कर सकता हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वैसा तो नहीं हो सकता, बट आपको एक चीज़ याद रखना होगा, आप जितने भी बड़ा गेम डेवलपर हो जाओ, लर्निंग इज़ ऑलवेज इज़ ए मस्ट। आपको हमेशा सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज सीखा ये कल नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा, तो उसके लिए आपको सीखना ही पड़ेगा। तो लर्निंग चलते रहना होगा। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल ये है, जब हम गेम डेवलपमेंट के बारे में कुछ सीख लिए, नॉलेज आ गया, कुछ मेंटरशिप ले लिए किसी से, मतलब आइडिया लेके, कोई सीनियर हो गया, कोई दोस्त हो गया, तो कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे? तो थोड़ा सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। क्या हम मोबाइल में ही गेम बना सकते हैं, या फिर उसके लिए हाई एंड लैपटॉप चाहिए, या फिर बेसिक लैपटॉप से भी हो जाएगा? और कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे? एक तो मैंने सुन लिया कि यूनिटी नाम हाँ, है, यूनिटी। तो उसके अलावा मोबाइल फ़ोन में और पीसी में और हाई एंड लैपटॉप्स में तो क्या डिफरेंस है और क्या ज़रूरत है? तो आजकल जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होते जा रहा है, तो आजकल मोबाइल्स में भी उतने ऐप्स हैं जो कि आप खुद से बना सकते हो, उसी ऐप्स में बना सकते हैं। पर मैंने एक ऐप देखा था जिसमें बनाया तो था मेरे दोस्त ने एक, बट उसमें क्या है ना, आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते, उन्हीं के ऐप में आपको पब्लिश कर सकते हैं, आप बाहर उसे नहीं ले जा सकते, बाहर एज ए प्रोजेक्ट नहीं निकाल सकते। पर अगर हम लैपटॉप्स में देखा जाए, जिसमें कि मतलब लैपटॉप से आपके डेस्कटॉप हो या फिर पर्सनल कंप्यूटर हो, उसमें ज़्यादा इजी होता है आपको बनाने में। सो उसी के हिसाब से देखा जाए तो आप यूनिटी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मतलब हर एक गेम डेवलपर स्टार्ट करता है यूनिटी से, क्योंकि उसका यूज़र इंटरफेस इतना आसान है, उसको सीखना इतना आसान है, उसके कॉन्सेप्ट्स को भी सीखना उतना आसान है। और आप अगर सीख भी नहीं पा रहे हो तो उसको सिखाने के लिए जो मटेरियल्स अवेलेबल हैं वो भी बहुत आसान है। मतलब उनका यूनिटी खुद का एक इतना बड़ा डॉक्यूमेंटेशन बना के रखा है, कुछ 600 MB का होगा डॉक्यूमेंटेशन मैंने एक बार डाउनलोड किया था पूरा। तो 600 MB का उनका डॉक्यूमेंटेशन है पूरा, मतलब रिटर्न है, बट हर एक चीज़ लिखा हुआ है कि यूनिटी में क्या क्या है, किसे आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पूरा वेल एक्सप्लेन्ड है। तो यूनिटी सबसे बड़ा मतलब पहला स्टेज है हर एक गेम डेवलपर का, तो वहीं से आप सीखो। मतलब वो पहला स्टेज भी है, वो आपका लास्ट स्टेज भी हो सकता है। यूनिटी ऐसा नहीं, यूनिटी यूज़ करके बस गेम ही नहीं बनाते। आजकल जो आप एड्स भी देखते होंगे, मतलब कार्स का, होंडा
या फिर Hyundai, वैसे बहुत सारे कार्स हैं, मतलब कंपनीज़ हैं जो कि यूनिटी यूज़ करते हैं। उसी में 3D मॉडल डिज़ाइन किया जाता है, उसी में एनिमेशन दिया जाता है, उसी में आपका पूरा ऐड शूट होता है। आप मतलब लगता होगा हम शूट खुद से कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपका यूनिटी आप जब यूज़ करना जानोगे, उसमें कैमरा होता है, आपका जो भी होता है उसको सिनेमशीन अभी मतलब कुछ सालों में आया है, तो उसे यूज़ करके पूरा ऐसा शूट करते हैं आपको लगेगा कि वो रियल टाइम शूटिंग है। पर पूरा आपका जो भी गेम्स का आप जो कट सीन्स देखते हो बीच में, आप जब फाइट ख़त्म होने के बाद अगर आप डिफीट कर देते हो तो उसका आपको कुछ कुछ एनिमेशन दिखाया जाता है, उसको कट सीन्स कहते हैं, उसको भी पूरा शूट किया जाता है उसी में। तो बहुत अच्छा लगेगा मतलब गेम डेवलपमेंट सीखने में। और यूनिटी एक सीख सकते हैं, या फिर आप यूनिटी सीख लिया, आप थोड़ा एडवांस जाना चाहते हो, मतलब आज जैसे पबजी बना है, अनरियल इंजन आप देखा होगा नीचे लिखा होता है अनरियल इंजन, वो भी एक है। वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज ही यूज़ करते हैं, वैसा नहीं कि डेवलपर यूज़ नहीं करते, सोलो डेवलपर भी बहुत यूज़ करते हैं। पर यूनिटी उतना आसान है आपको यूज़ करने में, तो मैं प्रिफर करूँगा और रेफ़र भी करूँगा कि आप यूनिटी से ही स्टार्ट करें। या फिर आपके पास गडोट एक इंजन है, फिर और भी बहुत सारे, आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे वैसे, आप जिसमें आपको आसान लगे उसमें आप सीख सकते हो। तो मैं रेफ़र करूँगा आप यूनिटी से ही स्टार्ट करो। ओके, तो यहाँ पे एक सवाल आया था कि पबजी जैसा गेम क्या हम अकेले बना सकते हैं? तो मैं अपने नॉलेज से बताया था कि उसके लिए तो बहुत बड़ा टीम चाहिए होता है, बहुत पैसा इन्वेस्ट होता है, लाखों में करोड़ों में इन्वेस्ट होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा अगर बड़ा बड़ा गेम डेवलप करना है तो क्या खुद हम अकेले कर सकते हैं, या फिर उसके लिए टीम के साथ काम करना पड़ेगा, या फिर कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा? तो कैसा करने से हम अच्छा एक बड़े लेवल पे गेम बना सकते हैं? अच्छा, तो वैसा है, मतलब पबजी ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल है, हमें तो पता ही है कि ऐसा नहीं है कि हम चाहे तो वो नहीं कर सकते। पबजी भी एक सोलो डेवलपर बना सकता है, पर उसके लिए आपको उतना कॉन्सेप्ट, उतना नॉलेज आना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया फिज़िक्स और केमिस्ट्री, उसमें सिर्फ फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो नहीं होते, आपको उसमें एज ए सोलो डेवलप आप एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि गेम डेवलपमेंट इज़ नॉट ए सिंगल टर्म। उसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, उसमें आप एनिमेशंस कर सकते हो, आप आर्टिस्ट बन सकते हो, 3D डिज़ाइनर बन सकते हो, मॉडल्स बना सकते हो, या फिर आप शूट कर सकते हो जो कट सीन्स बनाते हैं, या फिर आप लेवल डिज़ाइन कर सकते हो, उसको मार्केटिंग में ला सकते हो। तो वैसे बहुत सारे फील्ड हैं एक ही गेम डेवलपमेंट के अंदर। तो उसी हिसाब से आपको पहले ये सेट करना होगा कि आप किस में माहिर हो। अगर एज ए सोलो डेवलपर आप हर चीज़ में माहिर हो, आप 3D मॉडल भी बना सकते हो, उसको एनिमेट भी कर सकते हो, उसको प्रोग्रामिंग लिख के उसमें जान भी ले आ सकते हो, फिर उसको आप मार्केटिंग भी कर सकते हो, उसमें कट सीन्स बना सकते हो, या फिर उसका आप एक ट्रेलर बना के लॉन्च कर सकते हो। तो यू कैन डू, आप तो बहुत बड़े मतलब सीख ही गए उतने में। अगर ये सब आ ही जाता है, आप अगर सीख ऐसे ही बनाते जाओगे तो बनाते बनाते आप नया चीज़ इंट्रोड्यूस होगा, आप वो भी सीखोगे, फिर और नया चीज़ इंट्रोड्यूस होगा, आप फिर उससे सीखोगे। तो वैसा कर करके अगर आप चाहो तो बना सकते हो, आप पबजी भी बना सकते हो, उसमें बहुत बड़ी बात है नहीं। बस एज ए सोलो डेवलपर बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, क्योंकि एक पबजी गेम बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि बस एक ही प्रोग्रामर था, एक आर्टिस्ट था, एक 3D डेवलप मतलब डिज़ाइन करने वाला था, वो एक ही प्रोग्राम लिखने मतलब प्रोग्रामिंग के लिए ऐसे बहुत सारे मेंबर्स होंगे, वैसे डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे मेंबर होंगे, आर्टिस्ट के लिए बहुत मेंबर होंगे, लेवल जो डिज़ाइन करते हैं उन्हीं में ही बहुत सारे मेंबर होंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप, मैं रेफ़र करूँगा कि आप बड़े गेम से स्टार्ट ना करो, कुछ बड़ा मत सोचो, छोटा छोटा गेम सोचो जिसमें आप उनको एडिक्टिव बना सकते हो, इंटरेस्टिंग बना सकते हो, और छोटा छोटा लेवल गेम हो जो ख़त्म हो, जिसका जैसे अभी कुछ लेवल वाइज गेम हो तो वो ख़त्म होगा तो लोगों में एंथुसियाज़म बढ़ेगा उसे कंप्लीट करने में, खेलने में। तो पबजी बना सकते हो, वैसे कुछ मतलब बड़ा बात नहीं है। जब सीख लोगे उतना, मतलब आपको सोच लो पबजी आपको सुन के जितना बड़ा गेम लग रहा है तो उसमें कॉन्सेप्ट भी उतना बड़ा ही यूज़ हुआ होगा। तो उतना आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे आप कर सकते हो, उतना कॉन्सेप्ट जब आप सीख लोगे तो आप खुद से कुछ भी बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगला सवाल ये है कि मैं मतलब हाल ही में मैंने एक रिसेंटली एक ऐड देखा था जहाँ पे उसके बिहाइंड द सीन ये बताया गया है कि कंप्लीट कार का एक एडवर्टाइजमेंट शूट हुआ है और उसमें वो सुपर कार यूज ही नहीं हुआ। हाँ, मतलब कंप्लीटली वो लोग 3D में बनाए, 3D में शूटिंग हुआ, 3D में ही 3D, मतलब हाँ पूरा। वही ना, मतलब फॉर सपोज उनने फॉर सपोज हमारा एक कंपनी है, हमें उसे करना चाहिए, मतलब करने वाले हैं कार का, तो उसमें क्या होता है, हम ब्लेंडर का इस्तेमाल किए 3D डिज़ाइन करने में, या फिर ऑटोडेस्क माया का यूज़ किया, 3ds मैक्स जिसे भी हम यूज़ किए, एक 3D मॉडल बनाया। यूनिटी में भी बनता है, मतलब यूनिटी में भी आप खुद से 3D मॉडल बना सकते हो, और आप भी ऐसा चेक करोगे नेट में
कि रियल टाइम जो कार होता है और जो 3D मॉडल बनाया गया है यूनिटी में, उसका रेंडरिंग क्वालिटी इतना अच्छा होता है कि आपको लगेगा नहीं यार मुझे रियल वाला कार लेना ही नहीं है, मुझे यूनिटी में जो बना है उसे ही लेना है। उतना मतलब एक्यूरेटली उतना मतलब रेंडर किया जाता है उसमें, पता ही नहीं चलेगा कि आपको अच्छा ये रियल कार है, ये रियल कार, आप बहुत कंफ्यूज हो गए। तो उस टाइप से वो बनाते हैं। फिर उसको जो कैमरा यूज़ होता है उसके हिसाब से उसको पूरा एक दिया जाता है कट, मतलब पूरा सिनेमा टाइप बनाया जाता है, ऐड टाइप बनाया जाता है उसको। तो ऐसा नहीं है, मतलब हर एक चीज़ मतलब बहुत सारे और जो पहला हेलीकॉप्टर या फिर कुछ ऐसा है, मतलब शायद पहला हेलीकॉप्टर जो बनाया था, नहीं पहला हेलीकॉप्टर तो नहीं, जो पहला कॉन्सेप्ट हेलीकॉप्टर ऐसा कुछ था वो भी यूनिटी में ही बना था। मैं उसका बोल दूंगा या फिर कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिख देगा आकाश, तो वहाँ पे बोल दूंगा। तो उसे भी बनाने में मतलब यूनिटी ही यूज़ हुआ है। तो जो 3D मॉडल्स बनाते हैं वो सब यूनिटी में आराम से बन जाता है और उसे उतना अच्छे से एडवर्टाइज कर देते हैं कि आपको लगता है कि वो रियल में हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगला सवाल मेरा ये था कि कितना टाइम लग जाता है एक पर्टिकुलर, एक अगर बेसिक गेम की बात करें तो स्टार्टिंग फेज में जब हम सीख रहे हैं, जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तब तक हमको लगता है कि क्या ये चीज़ सीख रहे हैं। तो इसी के साथ सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है गेम डेवलपमेंट के लिए? जैसे C++, जावा, पाइथन हम लोग जान रहे हैं, तो इसमें से कुछ यूज होता है या फिर कुछ अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो गेम डेवलपमेंट के लिए यूज होता है? और उसको कैसे सीख सकते हैं? ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में पहले बता दीजिए, फिर उसके बारे में कितना टाइम लगता है एक गेम को बनने में, बेसिक गेम को। जैसे मैं अभी जब स्टार्ट किया, मैं सेकेंड ईयर तो अभी ख़त्म हुआ है, तो सेकेंड ईयर मतलब शायद मार्च लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तब से स्टार्ट किया। तो तब आजकल मैं जितना देखा सब हर कोई गेम डेवलपर C# यूज़ करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द गेम डेवलपर तो आप लोग नोट करते रहिए जो जो रिसोर्सेज बताया जा रहा है, जो जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ताकि बाद में आपके लिए रेफरेंस एक बन जाएगा कि ये चीज़ कर सकते हैं। ओके, सो C# यूज़ करते हैं। तो C# भी बहुत मतलब उतना डिफरेंस नहीं आता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। बट C# आप जब यूनिटी के साथ अटैच करके यूज़ करोगे तो थोड़ा सा उसमें धीरे धीरे सीखते जाओगे। जो भी गेम आप, जहाँ आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे यूडेमी में या फिर कोर्सेरा में या फिर खुद यूनिटी लर्न में भी, आप पहले तो सजेस्ट करूँगा कि यूनिटी लर्न से ही सीखें। उनका बहुत एक मतलब आप 35 आवर्स तक का कोर्सेस रहता है उनका, तो वहाँ से आप सीखो। तो वहाँ पे वो आपको 3D मॉडल्स के साथ साथ आपको प्रोग्रामिंग भी सिखाएंगे, एनिमेशंस भी सिखाएंगे, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। रिसोर्सेस आप अगर चाहेंगे तो यूनिटी लर्न, कोर्सेरा या फिर यूडेमी, एडेक्स, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। यूट्यूब में भी आप सीखते हैं। पहला हर कोई, अगर किसी को पता नहीं है गेम डेवलपर, आप सीधा यूट्यूब में ही सर्च मारे हाउ टू मेक अ गेम, तो वहाँ पे बहुत सारे प्लेलिस्ट आ जाएंगे। आप उसी के हिसाब से एक एक चीज़ सीखते जाओगे, उस हिसाब से सीखो। अब ऐसा नहीं है कि कोई रोड मैप नहीं है कि आपको इसके बाद ये सीखना है, इसके बाद वो सीखना है। तो जस्ट आप एक गेम सोच लो दिमाग में कि पहले तो सीख लो जो बेसिक्स होता है C# में क्या क्या होता है। C# का पूरा प्रोग्रामिंग बेसिक मैं सजेस्ट करूँगा C#, क्योंकि मैं C# ही ट्राई किया हूँ। इधर C++ भी यूज़ करते हैं, जावा भी यूज़ कर, जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करते हैं, पाइथन भी शायद आने वाला है। तो C# में आप पहले पूरा बेसिक सीखोगे। पूरा बेसिक सीखने के बाद आप फिर उसको यूनिटी में अगर सीख रहे हो तो यूनिटी के हिसाब से उसको सीखोगे कि उसमें क्या क्या मेथड्स यूज़ हो रहा है, या फिर वेरिएबल्स, या फिर आपका हेडर्स जो भी है वो सब कहाँ क्या यूज़ हो रहा है, वो किसका यूज़ करने से क्या उसके अंडर सब आ रहा है, वो सीखोगे। फिर उसके बाद आपको 3D मॉडल्स के साथ उसको कैसे मिक्स करना है, उसमें कैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू जान देना है, वो सब सीखोगे आप आराम से। मतलब कोई दिक्कत नहीं, आराम से स्टार्ट करो। 9th में अगर कोई स्टार्ट कर रहा है या फिर 10th 12th, आप इंजीनियरिंग के बाद भी स्टार्ट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से सीख सकते हो। बस डिपेंड करता है आप कितना टाइम देते हो, कितना स्पीड से सीखते हो, कितना पेस है आपका, कितना स्लो लर्नर हो या फिर फास्ट लर्नर हो, उस पर आप पे डिपेंड करता है आप कितना टाइम में सीख सकते हो। ओके। तो गेम डेवलपमेंट का मतलब टाइम भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप चीज़ों को सीखते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हाँ, हो। हर चीज़ का हर चीज़ कॉन्सेप्ट का वही वही है कि है। आप जो भी सीख रहे हो आप पे डिपेंड करता है आप कितना टाइम देते हो, कितना सीख सकते हो और कितना इंटरेस्ट है आप में उसे सीखने में। और एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है कि ऑनलाइन कोर्सेज का ये बेनिफिट है, अगर आपको जल्दी सीखना है तो जल्दी सीख सकते हो, और हाँ, कम टाइम में सीखना है तो मतलब ज्यादा टाइम लेके स्लो स्पीड में सीखना है वो भी आप सीख सकते अपने हो पेस में सीखोगे पूरा, अपने मतलब पेस में। पूरा तो अवेलेबल है, बस आपको सीखना है एक एक करके। वो आपको फोर्स भी नहीं करेगा कि आज इतना है इसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है।
तो वो तो है नहीं, बस आपको सीखते जाना है एक एक करके। तो एग्जाम का डर भी नहीं रहेगा हाँ। कि आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए। और ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको बस आज के लिए इतना दिया जाएगा, आपका अगर मन है और आप सीख सकते हो तो वो तो नहीं बताया जाएगा, वो सब स्टूडेंट को लेके चलते हैं। बट लेकिन उसमें भी मतलब उसी को हम एक मेरिट के हिसाब से यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में एक हमको एक ड्यूरेशन होता है, उसी में ही सीखना होता है। बट ऑनलाइन सीख रहे हैं, आज इतना सीखे, अरे यार बहुत सीख लिया, आज नहीं मन है, आज नहीं सीखेंगे, फिर कल गए, नहीं आज तो बिल्कुल मन नहीं है। तो उस हिसाब से अगर वही हो गया, प्रोकास्टिनेशन फिर से हो गया। तो उस हिसाब से ऑनलाइन कोर्स का वो एक डीमेरिट है कि आप अपने पेस में सीख रहे हो तो बहुत टाइम ले सकते हो। कोई अगर नहीं अच्छा एक्चुअली इंटरेस्टेड है तो वो उसी टाइम के अंदर ख़त्म भी कर देगा या फिर उससे पहले ख़त्म कर देगा, वैसे भी बहुत है। हाँ, तो सारा चीज मतलब खुद पे ही डिपेंड है। हाँ, खुद पे डिपेंड। ओके, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि सैलरी कितना मिलता है गेम डेवलपर को। सो जैसे कि बोला जाए तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द गेम्स इंडी गेम ही होते हैं। अभी एक नया में गेम आया है, आप अगर खेलना चाहो स्टीम पे वो है, निंटेंडो स्विच में भी है, राजी द गेम करके, बहुत अच्छा गेम है। मतलब उस टाइप का गेम इंडिया में बना नहीं है, ट्रिपल ए गेम जिसे कहते हैं। आप सब सीखोगे कि धीरे धीरे जब सीखते जाओगे कि क्या है इंडी गेम्स, क्या है ए ट्रिपल ए गेम्स, क्या है हाइपर कैजुअल गेम्स, क्या है, वो सब आप सीख जाओगे एक एक करके। तो ट्रिपल ए गेम पहला बना है राजी द गेम करके, इंडिया में बना है जो कि, तो उसमें भी मुझे, मैं जितना जानता हूँ उसमें उतना बड़ा मेंबर्स का उनका टीम नहीं है, कुछ है 10 या 12 लोगों का है आई गेस, पता नहीं है, आप एक बार सर्च कर लो। तो राजी द गेम करके बना, उतना बड़ा गेम बना है वो। फिर सैलरी देखा जाए तो आप जब, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया में आपको स्कोप उतना अवेलेबल है नहीं गेम डेवलपमेंट के लिए। पता है ये एक मतलब डीमेरिट है, बट स्टिल इंटरेस्ट है तो कुछ भी है। तो गेम डेवलपमेंट का उतना स्कोप है नहीं, अगर है मतलब स्कोप नहीं ऐसा नहीं कह सकते, पर आजकल क्या है, गेम डेवलपमेंट वो ऐसा फील्ड है मतलब कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है उसमें। बिना एक्सपीरियंस का कोई आपको ट्राई आउट नहीं करेगा, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहेगा अपने कंपनी का, क्योंकि वैसे ही इंडी गेम है उतना, कुछ कुछ गेम हैं बहुत सक्सेसफुल होते हैं, कुछ कुछ तो गेम यहाँ पे हैं। मतलब एक लूप भी चलता है, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है कि आप जाते हो किसी कंपनी के पास गेम डेवलपमेंट करने के लिए, वो लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस लाओ। एक्सपीरियंस चाहिए तो अगर आप बोलोगे कि अगर आप मुझे पहली बार मौका ही नहीं दोगे तो एक्सपीरियंस कैसे कहाँ दें? से आएगा। हाँ, तो उस टाइम पे आप उनको इम्प्रेस भी कर सकते हो कि नहीं, वो जो एक्सपीरियंस मेंबर जितना काम कर सकता है उससे अच्छा काम मैं कर सकता हूँ, आप उनको उतना शो कर सकते हो। तो उसी के लिए आपको लर्निंग फेज़ में आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाना होगा, वो उतना सारा प्रोजेक्ट्स आपको रखना होगा कि उस प्रोजेक्ट्स को देख के वो इम्प्रेस हो जाए कि आपको एक्सपीरियंस मैटर ही ना करे वहाँ पर। तो उस प्रोजेक्ट के हिसाब से आप उनको प्रेजेंट कर सकते हो कि हाँ हम काम कर सकते हैं आपके कंपनी में, तो वहाँ मिल जाएगा। तो सैलरी के हिसाब से देखें तो मुझे जितना पता है तो 4 to 5 lakhs पर एनम ही मिलता है, वो भी बहुत बड़े, अगर आप सीनियर हो, मतलब उस फील्ड में सीनियर प्रोग्रामर हो या फिर उन किसी टीम का लीडर हो, तो शायद उसी में आपको मिलता है। और दैट टू अगर स्टार्टअप कंपनी है तो उनका गेम्स के रेवेन्यू पे डिपेंड करता है, उनका गेम्स कितना महीना चला तो उसमें आपको कितना पैसा मिल रहा है, मतलब उसी में उसको डिवाइड किया जाएगा। अगर नहीं, अगर जैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर नॉर्मल होते हैं, वो काम करते हैं, उनको एज अ मंथली सैलरी मिलता है, तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको एज अ मंथली सैलरी मिलेगा स्टार्टअप कंपनीज़ में, क्योंकि वो खुद ही स्टार्टअप है एक। तो उनका जो भी रेवेन्यू आएगा वो गेम से ही आएगा जो आप मिलके बनाए होगे। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर अच्छे कंपनी में एक जा रहे हो तो 4 to 5 lakhs पर एनम ही मिलते हैं आई गेस। तो ऑलमोस्ट सारा टॉपिक हम लोग कवर करें जो भी आप लोग पूछे थे, और जो भी एक स्टूडेंट का डाउट होता है, एक फाइनल क्वेश्चन है जो कि आप में से ही कमेंट सेक्शन से लिया गया है कि अगर हम लोग क्लास 12th कंप्लीट करके बीटेक में जाते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, सपोज कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी मिल गया या फिर आईटी भी मिल गया आपको, तो क्या हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहिए या फिर गेम डेवलपर बनना चाहिए? दोनों में से कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बेटर है, क्या प्रेफर किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो कहा जाए तो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना एक पार्ट है, गेम डेवलपर बनना एक पार्ट है। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द चीज़ आप क्या सीखोगे, प्रोग्रामिंग ही सीखोगे। मतलब मुझे इतना पता है कि मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या प्रोग्रामिंग वगैरह सीखते हैं, कैसे एक चीज़ को डेवलप करना सीखते हैं। बट जैसे मैंने बताया गेम डेवलपमेंट एक पार्ट नहीं है, गेम डेवलपमेंट एक डोमेन है जिसके अंदर और भी बहुत चीज़ें, आप प्रोग्रामिंग करोगे, 3D डिज़ाइन, अगर आपको पर्टिकुलरली गेम डेवलपमेंट में ही जाना है तो, अगर नहीं आपको गेम डेवलपमेंट जाना है बट आपको प्रोग्रामिंग भी सीखना है, आपको आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 12th के बाद डायरेक्ट गेम डेवलपर ही बनोगे, आप
पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हो, मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले लिया जैसे हम कर रहे हैं अभी, कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख रहे हैं, एल्गोरिदम सीख रहे हैं, डाटा स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, तो वही सब आप एज ए प्रोग्रामर यूज़ करोगे गेम डेवलपमेंट में। तो वहाँ वो हो गया। अगर अब नहीं, आपको सीधे गेम डेवलपमेंट में ही जाना है, तो उसके लिए भी इंडिया में इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे आप खुद से जाके मतलब डायरेक्टली गेम डेवलपमेंट में जा सकते हो। तो वहाँ ऐसा नहीं है कि पहले फर्स्ट ईयर से आपको गेम डेवलपमेंट सिखाया जाएगा। पहले ऑब्वियसली वो पहले ईयर में आपको प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, वो सभी सिखाएंगे। धीरे धीरे आपका गेम सेकेंड ईयर में आपको गेम्स का फिजिक्स या मैथ सिखाया जाएगा। फिर वहाँ पे आप उसके बाद 3D मॉडल्स बनाना सिखाया जाएगा। तो जैसे ये एंड होगा आपका फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, कितने ईयर का कोर्स होगा, उसी के हिसाब से आप डिसाइड कर लोगे कि आपको क्या बनना है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो मुझे इतना पता है कि मैं जैसा सोचता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने तो ऐसा नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके गए तो आप 3D डिज़ाइन नहीं कर सकते या फिर एनिमेशन नहीं दे सकते, वैसा तो बात नहीं है। पर आप देखा जाए तो आप खुद में उतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप प्रोग्रामिंग अच्छे से कर सकते हो उसमें। तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर गए तो ठीक है, प्रोग्रामिंग सीखा, तो वहाँ पे आप उसके बाद गेम डेवलपमेंट सीख सकते हो। अगर आप गेम डेवलपर बनने के लिए पहले ही चले गए पर आपको बाद में मन नहीं किया फोर्थ ईयर के बाद, नहीं हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था, तो आप तब दिक्कत आ सकता है, क्योंकि आपने बस एक साल ही से कंप्यूटर कुछ का सीखा होगा कि कंप्यूटर साइंस में क्या होता है एक साल, क्योंकि ज़्यादा फोकस करेंगे वो गेम डेवलपमेंट पे। तो उसमें आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में स्विच कर रहे हो तो आपको खुद से और सीखना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। तो वैसे दोनों अलग अलग पार्ट है, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको कम्प्लीटली गेम डेवलपमेंट जाना है तो डायरेक्ट गेम डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके भी गेम डेवलपमेंट में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर गेम डेवलपमेंट करके आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जाओगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। ओके। तो यहाँ पे जो जो गलतियां हम सभी ने किया स्कूल टाइम में, हम चाहते हैं कि आप लोग हाँ, वो वो गलतियों गलती को कभी ना करो। मतलब फिजिक्स मैथ्स ज़रूरत नहीं है ऐसा तो कभी मत सोचना। फिजिक्स मैथ्स जहाँ भी सीख रहे हो या फिर कुछ भी सीख रहे हो, एक टाइम पे वो आपको काम आने वाला है। कुछ भी करके कहीं पे भी आप सोचे नहीं होगे पर उसका काम आने वाला है। तो ये सारा चीज़ मतलब हमको स्कूल लेवल में बताया नहीं जाता। हमको बताया जाता है कि जस्ट बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़िए, एग्जाम में पास हो जाइए, अच्छा मार्क्स लाइए, ठीक है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, उसको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हिसाब से नहीं पढ़ रहे। हालांकि अभी एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है, कुछ कुछ इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, तो बेनिफिट है अगर आप उसको सीरियसली लेते हो और इम्प्लीमेंट करते हो। छोटा छोटा कुछ ना कुछ अपना करते चलो, मतलब डेली एक नया चीज़ सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिकली देखो कि कहाँ पे उसका यूज़ हो रहा है, राइट। तो इसी के साथ हमारा इंटरव्यू ख़त्म होता है। बहुत हमारा नॉलेज मिल गया आपको प्रैक्टिकली कि आप स्टेप 1 स्टेप 2 के ज़रिए से कैसे आप आगे बढ़ोगे, इसका फ्यूचर क्या है, आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो नॉलेज कहाँ से गेन करें, फ्री प्लेटफॉर्म्स है, कुछ कुछ रिसोर्सेज मैं डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा। तो वो रिसोर्सेज है जैसे लर्न, जो यूनिटी लर्न, प्लेटफॉर्म हाँ, यूनिटी यूनिटी लर्न लर्न, है, यूडेमी, कोर्सेरा, कहीं से हाँ, भी आप देख तो सकते हैं। वो सारा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए। और भी आपका अगर कोई सजेशन है गेम डेवलपर भाई से सीखने का तो आप बता दीजिए, कुछ कुछ सैंपल गेम्स फुटेज को भी आपको अभी हम शो कर लेंगे, ठीक है। तो वो सारा चीज़ आप देख के एक एक्साइटमेंट अपने अंदर ला सकते हो कि चलो हम भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। अगर एक्स्ट्रा डाउट हो तो मैं इंस्टाग्राम अकाउंट भी देख हाँ, लूँगा। इंस्टाग्राम अकाउंट भी दे रहे हैं, तो भाई को जाके फॉलो कर लो, और कोई भी डाउट होता है तो डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, एनी टाइम ही विल रिप्लाई, ठीक है। सो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ फॉर ज्वाइनिंग इन ये लॉकडाउन के टाइम में, तो दूर से ही प्रणाम करते हैं। तो इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये इंटरव्यू को ध्यान से सुनने के लिए। कुछ भी सजेशन है कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। जिसको गेम डेवलपर बनना है या आपका कोई दोस्त है तो उसके साथ ये वीडियो को शेयर कर लीजिए और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले स्पेशल वीडियोस में, तब तक ऑल द बेस्ट।